मंच पर विराजमान परम आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर SK इश्तियाक मोहम्मद साहब, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्तागण प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब, डीन जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, प्रोफेसर करण सिंह ऊंटवाल जी, हिंदी विभाग, डीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय प्रोफेसर M वंजा जी, विभागाध्यक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ शेख जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं जहांगीर आलम आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस के इस पुनीत समारोह में आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। वंदन, स्नेह, अभिनंदन। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गजल कहता हूँ और हिंदी मुस्कुराती है। हम सभी जानते हैं कि जब एक शिशु जन्म लेता है तो प्रथम शब्द जो वह अपनी माँ से सुनता है वह उसकी मातृभाषा में होता है। मातृभाषा यानी माँ की भाषा। हम जो भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया करते हैं मातृभाषा में ही करते हैं, चाहे हम कितना भी आधुनिक हो जाए, परिवर्तित हो जाए, किंतु नस नस में रची बसी यह सच्चाई, यह भाषाई सुगंध कभी जा ही नहीं सकती। हिंदी जिसका दिवस आज हम मना रहे हैं हमारे देश के एक बड़े तबके की मातृभाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नतियों का मूल है। भाषा न सिर्फ हमारे विचारों को प्रकट करने का माध्यम है, बल्कि भाषा के इर्द गिर्द भी समाज, संस्कृति और संस्कारों का निर्माण होता है। भाषा जितनी विकसित, सरल और सौम्य, सुंदर होगी, समाज में उतना ही अधिक सुंदर होगा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। आइए इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं मोहम्मद अफान जलाली से अनुरोध करूं कि वो आए और पवित्र कुरान के पाठ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सगी बहनों सा रिश्ता है जो हिंदी और उर्दू में, सगी बहनों सा रिश्ता है जो हिंदी और उर्दू में कहीं दो दुनिया की जिंदा जुबानों में नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। कुरान मजीद के पाठ के बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए अपने सह शिक्षक कर्मी डॉक्टर अश्विनी जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
आज रंगो तन मन अंतर पट, आज रंगो धरती सारी, गंगा का जल लेकर रंगो भाषा की हर फुलवारी। आज ना हो मजहब के झगड़े, ना हो विवादित कुछ वाणी, आज वही स्वर गूंजे जिसमें रंग हो रसधानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट प्रोफेसर एसके इश्तियाक साहब, रजिस्ट्रार मोनू सर बहुत बिजी है और बड़ी मुश्किल से सर ने टाइम दिया है। सर 10-15 मिनट लगेंगे आपके। सर मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आपने इस कार्यक्रम की मंजूरी भी दी और हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। उसके बाद हमारे आज के जो मुख्य वक्ता हैं स्पीकर प्रोफेसर फरियाद साहब, जिसको मुझे लगता है सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे, यूनिवर्सिटी में काफ़ी एक्टिव है। और मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम के इससे बढ़िया स्पीकर नहीं हो सकते जिन्होंने केवल हिंदी को पढ़ा नहीं है, हिंदी को जिया भी है। और जो कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने के बाद यूनिवर्सिटी में आए हैं। तो आज के चीफ गेस्ट फरियाद साहब का स्वागत करता हूँ। करण सिंह जो कि हिंदी रंगमंच के, हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार हैं। सर मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। ओएसडी साहब प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद सर, मुझे याद है कि 6-7 साल पहले हमने सर हिंदी की शुरुआत की हिंदी दिवस मनाने की। पहला जो मैंने कार्यक्रम किया था वो सिद्दीकी सर ने कराया था लाइब्रेरी ऑडिटोरियम। तो सिद्दीकी सर ने जो शुरुआत की थी उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। वंजा मैडम पूरा जब से आई है मैडम बिजी भी है और काफ़ी मोटिवेट भी कर रहे हैं कुछ नई एक्टिविटी कराने की और हमारे साथ भी रहते हैं। मैडम आपका भी स्वागत है। छोटी मैडम, शाइन मैडम आपका भी स्वागत है। हिंदी अगर वाकई में ये हिंदी का अगर कोई कुछ भी काम हो, पहला अगर कुछ देखा जाए तो मुझे लगता है हिंदी ऑफिसर का नाम सबसे पहले आता है। तो मैडम आपका भी स्वागत है और मेरी टीम के सभी साथी और डिपार्टमेंट के सभी साथी आप और बीएड, एमएड, पीएचडी स्कॉलर, आप सबका स्वागत है, सबका इस्तेमाल। ये कार्यक्रम क्यों करवा रहे हैं? हिंदी दिवस। हिंदी एक हमारी ऐसी जुबान है, एक ऐसी भाषा है जो कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है काफ़ी, कहीं पर भी जाओ, मैं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में गया हूँ, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी बोलने में, सामने वाले को समझ में आता है। हिंदी दिवस इसलिए मना रहे हैं ताकि बच्चों को पता लगे कि भाषा क्या है, एक भाषा का महत्व क्या है। जहांगीर ने काफ़ी कुछ बताया है। अगर हम अपने संविधान को पढ़ेंगे तो हमारे संविधान में स्पेशली लिखा हुआ है कि हिंदी के प्रोत्साहन के लिए अलग से काम किया जाएगा, दूसरी भाषाओं का सहयोग किया जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ ये लिखा हो कि हर नागरिक को अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अगर कोई भी किसी की भी कोई भी मातृभाषा है, अगर वो उसमें शिक्षा लेना चाहता है तो ये राज्य का, ये स्टेट का ये दायित्व है कि वो उनको शिक्षा दे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है। एक बड़े अच्छी बात मैं आपको बताऊँ कि सर हिंदी में हिंदुस्तानी वर्ड यूज हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान का जो आइन है, दस्तूर है, हिंदुस्तानी वर्ड कहीं ना कहीं हिंदी और उर्दू का जो एक मेल मिलाप है, तो संविधान में हिंदुस्तानी वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ है, इसलिए मैं हिंदी दिवस इसलिए भी सर बता रहे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सर 50% एक्टिविटी बेस्ड है। पूरा का पूरा हमारा जितने भी काम है एक्टिविटी बेस्ड है। तो हम ये जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं, ऐसे प्रोग्राम सर हम महीने में एक या दो कराते रहते हैं, जिससे कि इनकी तरबियत हो, ये सीखी हो, ये जाके स्कूल में किसी गाँव में जाए तो हिंदी दिवस में जाए। तो सर आप सबका स्वागत है। रजिस्ट्रार सर के पास काफ़ी टाइम पे थोड़ा सा प्रोग्राम में तब्दीली की है। पहले छोटी मैडम का उद्बोधन होने के बाद रजिस्ट्रार सर, उसके बाद फिर कार्यक्रम चले। थैंक यू। आप सबका एक बार से दोबारा वह पथ क्या, पथी कुशलता क्या, जिस पथ पर बिगड़े स्कूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं बढ़ती भूल ना हो। धन्यवाद डॉक्टर अश्वनी जी। कार्यक्रम को गति देते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारी विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ शेख जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद जहांगीर। डायस में मौजूद सभी अतिथिगण और ऑडियंस में मौजूद सारे अतिथिगण और स्टूडेंट्स,
सुप्रभात। It's थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हिंदी में बात करना, स्पेशली जब हम हिंदी में ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। आई थिंक इस पॉइंट पर मैं बाद में भी आऊँगी ड्यूरिंग माई स्पीच। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ अश्विनी सर और उनकी टीम को, जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में सोचा और इसे यहाँ पर आयोजित किया। तो कंग्रेचुलेशंस अश्विनी सर। सारे स्टूडेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि कल हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन जो है वो आयोजित हुआ था, और उस ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट भी किया और उनको पुरस्कार भी आज मिलने वाले हैं। और इस ऐसे राइटिंग का जो टॉपिक था वो था सोशल मीडिया के दौर में हिंदी की स्थिति, और आज के इस कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो है डिजिटल दौर में हिंदी का भविष्य। तो मैं समझती हूँ कि ये दोनों टॉपिक्स जो है ये बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, उनका आगे भविष्य क्या होगा। सबसे पहले तो मैं हिंदी, क्योंकि हिंदी दिवस है तो मैं हिंदी के बारे में ही बात करूँगी यहाँ पे। सबसे पहले हिंदी को मान्यता जो है 1949 में मिली थी, जहाँ पर उसे राष्ट्रभाषा जो है वो घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। महात्मा गांधी का भी यही सपना था कि हिंदी को जो है वो राष्ट्रभाषा की मान्यता मिलनी चाहिए। तो उस हिसाब से उनका जो सपना है वो साकार हुआ था 14 सितंबर 1949 में। बट उसके कई साल के बाद 2006 में ये शुरुआत की गई कि हिंदी दिवस मनाया जाए। तो हिंदी दिवस क्यों मनाना चाहिए? क्योंकि ऐसे महसूस हो रहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा होने के बावजूद उसे इतना इम्पोर्टेंस या अहमियत नहीं दी जा रही थी जितनी कि देनी चाहिए। इसलिए इस चीज़ का जो है वो आयोजन 2006 से शुरू हुआ और 14 सितंबर के दिन किया गया था, क्योंकि उसी दिन ये घोषित किया गया था कि हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा हो। और मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज भी माना जाता है, क्योंकि जैसी बोली जाती है वैसी ही वो लिखी जाती है, इसलिए उसे बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज भी माना जाता है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस तो हासिल हो गया, मिल गई भी, बट ये सिर्फ एक फिज़िकल और जोग्राफिकल इंडिपेंडेंस था। ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग फिर भी ब्रिटिशर्स और इंग्लिश को छोड़ नहीं पाए, उनके जो तौर तरीके हैं उनको हम यहाँ पर छोड़ नहीं पाए। इसलिए आई थिंक कई साल के बाद 2006 में हिंदी दिवस मनाने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पे हमें पेश है। हमें वैचारिक आज़ादी जो है वो नहीं मिली थी, क्योंकि हम अभी भी इंग्लिश के गुलाम, अंग्रेज़ों के तो नहीं बट इंग्लिश के गुलाम हो गए थे। अगर आप देखें तो कोई भी इंग्लिश बोलने वाला, अगर उसे कहा जाए कि हिंदी में बोले, तो वो बोलता है कि मेरी भाषा इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मैं बोल रही हूँ, बट फिर भी वो बोलता है और उसमें फख्र भी महसूस करता है। ठीक है, बट ये देखें कि अच्छी इंग्लिश बोलने वाला कभी भी शर्मिंदा नहीं होता है हिंदी में बात करते हुए। बट अगर सभी लोग अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं और अगर आपसे भी कहा जाए, आपको अंग्रेज़ी पर इतना कमांड नहीं है, बट आपसे कहा जाए कि आप अंग्रेज़ी में बोलें, तो आप अपने आप को शर्मिंदा महसूस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ी में बोलें। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमको ख़त्म करनी है। हिंदी दिवस के मौके पर हमें ये देखना है कि हम हिंदी भी उतने ही फ़ख्र से बोलें, भले ही कम बोले या कुछ अल्फाज उर्दू के, अंग्रेज़ी के इस्तेमाल करते हुए बोले, बट हिंदी में बोले और उस पर फ़ख्र महसूस करें, शर्मिंदगी महसूस न करें। तो ये मेरा जो है मैसेज है आज इस हिंदी दिवस पे। और आपको तो पता ही है कि भाषा जो है वो सिर्फ संप्रेषण के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो कभी भी हमें भाषा का इस्तेमाल जो है किसी को कम आंकने के लिए नहीं करना चाहिए। जैसे उसे अंग्रेज़ी नहीं आती तो वो मतलब थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड जो है वो कम है, तो इस तरह से हमें भाषा का इस्तेमाल जो है वो किसी
को भी कम आंकने के लिए नहीं करना चाहिए। ये भाषा जो है वो प्रचलित होगी और आगे जाकर लुप्त नहीं होगी। धन्यवाद विभागाध्यक्ष महोदया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे कमेटी के सदस्यों से कि वो हमारे अतिथियों का स्वागत करें। सर्वप्रथम स्वागत के क्रम में सबसे पहले मैं हमारी आदरणीय डीन महोदया से आग्रह करूंगा कि वे हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर एसके इश्तियाक अहमद साहब को तुलसी का गमला और पेन देकर अब मैं हमारी आदरणीय डीन महोदया से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। मैं हमारे विभाग की विभागाध्यक्षा प्रोफेसर शाहीन अल्ताफ से इसे निवेदन करूंगा कि हमारे आज के दूसरे मुख्य वक्ता प्रोफेसर करण सिंह उटवाल जी को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। हमारी आदरणीय डीन महोदया के स्वागत के लिए मैं हमारी सह शिक्षक कर्मी सुमी जी से निवेदन करूंगा कि वे डीन महोदया को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे विभाग की आदरणीय विभागाध्यक्षा के स्वागत के लिए मैं हमारी सह शिक्षक कर्मी फिरदौस तबस्सुम जी से निवेदन करूंगा कि वे विभागाध्यक्षा महोदया को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। हमारी आदरणीय हिंदी ऑफिसर डॉक्टर सविता पत्रीन जी के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर रुबीना जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मैम को गुलदस्ता पेश करें। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अश्विनी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे प्रोफेसर सिद्दीक मोहम्मद महमूद सर को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। हिंदी दिवस के मौके पर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन 2022 में हुआ था और कल भी हुआ है 2023 में। पिछले साल के जो नतीजे थे वो घोषित नहीं कर पाए थे, वो भी अभी किए जा रहे हैं। मैं आदरणीय रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे हमारे जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करें। 2023 में जो निबंध प्रतियोगिता हुई जिसका शीर्षक था सोशल मीडिया के दौर में हिंदी की स्थिति, उसमें फर्स्ट प्राइज आता है नजमा इरम जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से ताल्लुक रखती है। नजमा इरम आए सेकंड प्राइज भी फर्स्ट सेमेस्टर की उस्मा परवीन हो जाता है। उस्मा परवीन थर्ड प्राइज के लिए मैं आमंत्रित करता हूं
बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के कमर रजा आए। 2022 में हिंदी दिवस के मौके पर जो निबंध प्रतियोगिता हुई थी, अगर ये छात्र यहाँ पर उपस्थित हो तो अपना इनाम हासिल करें। 2022 में जो विनर थे वो थे मोहम्मद नसीम अंसारी, एमएड स्टूडेंट, इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला था। मोहम्मद नसीम अंसारी। सेकंड प्राइज है मोहम्मद सबूर जो पीएचडी स्कॉलर हैं, और थर्ड प्राइज है नूरी आयशा जो हमारी बीएड की स्टूडेंट थी। अश्वनी सर ने एक किताब एडिट की है जिसका शीर्षक है समावेशी शिक्षा के विविध आयाम, और सर की उस पुस्तक का विमोचन हम इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा के विविध आयाम शीर्षक की जो किताब अश्वनी सर की है, जिसका प्रमोशन आपके सामने किया जा रहा है, मैं चाहता हूँ अश्वनी सर का स्वागत सभी तालियां बजा के करें। वो दिल जो किताबों से लगे, वो दिल जो किताबों से लगे, वो दिन महफूज हो गए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर एसके इश्तियाक अहमद साहब से निवेदन करता हूँ कि वो आए और अपना अतिथि भाषण प्रस्तुत करें। आप सबों का आज के इस हिंदी दिवस के समारोह में अभिनंदन है। अभी सुबह सुबह 11 बजे के करीब एक प्रोग्राम था जिसमें डॉक्टर शगुफ्ता परवीन की हैं, सब वाकिफ हैं इनसे, अपनी पूरी टीम के साथ एक पोस्टर रिलीज़ किया गया था। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने पोस्टर को रिलीज़ किया और फिर नीचे जहाँ बैनर्स लगे हुए हैं हिंदी दिवस के ताल्लुक से, वहाँ भी हम लोगों ने कुछ फ़ोटो अपॉर्चुनिटी किया ताकि हिंदी मैसेज का, हिंदी दिवस का जो मैसेज है पीसी साहब की तरफ से वो जा सके। पीसी साहब ने पूछा प्रोग्राम के दौरान कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, उनका सवाल ये था कि हम उर्दू दिवस कब मनाएंगे। तो जवाब ये मिला, प्रोफेसर नजमुल हसन साहब ने बहुत खूब कहा कि मानू कैंपस में हम हर रोज़ उर्दू दिवस मनाते हैं। तो जाहिर है मानू एक, चूँकि उर्दू लैंग्वेज की तदरीस या उर्दू लैंग्वेज की प्रमोशन के लिए कायम की गई थी, जिसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है, लेकिन यकीनन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदी से या अंग्रेज़ी ज़बान से या दूसरी ज़बानों से दूर हैं। हमें ये आपके साथ शेयर करने में बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी के ताल्लुक से इस विश्वविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जानिब से इंस्ट्रक्शन होता है, जो कुछ भी टारगेट होता है मिनिस्ट्री और यूजीसी की तरफ से, वो उसको पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी कोई कसर नहीं उठाती। यानी यूँ कहा जाए कि ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कायम है,
यानी तेलंगाना में हिंदी हार्टलैंड में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपना परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे का पेश किया है। और वो कब किया है? लास्ट ईयर नवंबर में मुझे याद है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन हिंदी लैंग्वेज विजिट की थी। ये पार्लियामेंट्री कमेटी का जो विजिट होता है वो कोई मामूली विजिट नहीं होता है, यानी हिंदुस्तान का यूँ कह लीजिए कि लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए, हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन के लिए जो इंस्पेक्शन होता है वो अव्वल दर्जे की वो कमेटी है, यानी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है यूँ कहा जाए। उसमें तकरीबन 15 मेंबर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए थे, और हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़, ऑफिसेज, कम से कम मुझे लगता है ऐसा 50 ऐसे इंस्टीट्यूशन थे, ऑफिसेज थे जिनको अपनी हिंदी के ताल्लुक से जो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो फॉर्मेट था, जो कुछ हमने पेश किया था अपने कामकाज को बताने के लिए, उसको उनके सामने जाके प्रेजेंट करना पड़ा था। हम लोगों ने किया था। ऑनरेबल वाइस चांसलर थे, मोहम्मद सिद्दीकी साहब थे, डॉक्टर शगुफ्ता परवीन थी, और ये आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत खुशी है कि वो मानू जैसे कैंपस, यानी जिसका मैंडेट उर्दू होने के बावजूद भी हिंदी में जिस कदर हम लोगों ने कामयाबी हासिल की वो काबिल तहसीन था। और जैसा कि मैंने बताया कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी कोई, आप समझ सकते हैं, हर इंस्टीट्यूशन जो प्रेजेंट करने उनके सामने जाते हैं काफ़ी डरे हुए होते हैं, क्या सवाल पूछें, किस चीज़ से खुश हो, किस चीज़ से, किस कमियों की तरफ उनका इशारा हो। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हमें खुशी है कि आप लोग तेलंगाना यानी हैदराबाद में होकर आप लोग काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं या हिंदी की तरफ काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। और पीसी साहब ने कहा कि देखिए, अगर ये इंस्टीट्यूशन अगर हिंदी हार्टलैंड में होता तो हम 60 और 65% स्कोर नहीं बल्कि 90 से ज़्यादा स्कोर हमारा होता। तो हमें, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मैंने देखा है, या एज ए रजिस्ट्रार कहें या एज ए टीचर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे मामलों में बहुत सारे हम सब लोग काम करते हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और डॉक्टर शगुफ्ता परवीन यकीनन काफ़ी मेहनत करती है इस चीज़ को, एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप, एक कार्यक्रम जो होता है हिंदी के ताल्लुक से उसको करवाने के लिए उसमें काफ़ी सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल होते हैं। मैं इस आज के दिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल हम कदम होकर इस काम को आगे बढ़ाएं और किसी तरीके से कोई कैसे कदम उठाएंगे मुझे समझ नहीं आएगा। इन्होंने डॉक्टर अल्ताफ शायद बहुत बेहतर कहा, बहुत खूब कहा कि हम हिंदी बोलकर, हिंदी लिखकर फख्र महसूस करें। जैसे वाकई हमारी नेशनल लैंग्वेज है और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम जितना ज़्यादा लैंग्वेज जाने उतनी तो हमारे लिए प्लस करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम ये आज़म करते हैं कि ये दिवस आज बना के हमने ये 1 साल के बाद अगले वर्ष जो हम दिवस बनाएंगे हमारा परफॉर्मेंस यकीनन आज से बेहतर होगा। और हम ये मान लें कि हम हर रोज़ कुछ नए वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस सीखेंगे और कुछ चीज़ें लिखेंगे और एक दूसरे से अपने पैगाम को हिंदी में भी पहुँचाने में कोई कसर नहीं रखेंगे। मैं एक बार फिर आप सबों को इस दिवस को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने हिंदी मैडम का, OSD साहब का, हेड साहिबा का और कमेटी के हमारे जितने मेम्बरान हैं, उम्मीद है कि फरियाद साहब बिल्कुल उम्दा सलीस हिंदी में आपसे गुफ्तगू करेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहाँ अनेक भाषाएं, जातियाँ और संस्कृतियाँ मिलती हैं। इतनी विविधताओं के बाद भी हिंदी भाषा वह माध्यम है जो हम सभी को एक साथ आने का और एकता के सूत्र में बंधने का रास्ता दिखाती है। हम भारतीय इस विविधता में एकता की शक्ति को समझते हैं और हिंदी को एक माध्यम के रूप में सराहते हैं जो हमारे सभी भारतीय बंधनों को मजबूत बनाता है।
निस्संदेह अन्य भाषाएं भी महत्वपूर्ण हैं और हम सभी भाषाओं का सम्मान भी करते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का अपना विशेष स्थान है। जैसे कि आपकी माँ का स्थान कोई और नहीं ले सकता, वैसे ही हिंदी भाषा का स्थान भी कोई और नहीं ले सकता है। हिंदी हमारे भारत की भाषा है, हमारी आत्मा का हिस्सा है और हमारी पहचान है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला है वैसे वैसे भाषा भी बदली है। आज के इस डिजिटल युग में, वैश्वीकरण के युग में, जब दुनिया भर की संस्कृतियों का इतना मिलना जुलना संभव हो गया है, इसने यकीनन हमारी भाषाओं पर भी प्रभाव डाला है। लेकिन उससे पहले मैं हमारे अतिथि वक्ता प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब का परिचय कराने के लिए मेरे सह शिक्षक कर्मी डॉक्टर जदार को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे आज के बहुत ही इस मंच पर उपस्थित वक्तागण प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, प्रोफेसर करण सिंह इकबाल साहब, डीन मैडम, हेड प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब और तमाम असातिज़ा किराम और तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे मेहमान मुतर्रिर प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब, जो कि डीन स्कूल बराए तहसील आमा और सहाफ़त, एक जामे शख्सियत के मालिक हैं। आपने ज़िंदगी के तमाम शोबों पर अपने नकूश छोड़े हैं। आपकी तालीम काशी विद्यापीठ से हुई और ग्रेजुएशन और एमए करने के बाद वहीं से आपने पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपकी दिलचस्पी के मैदान की अगर बात की जाए तो जर्नलिज्म एंड मीडिया, मास कम्युनिकेशन रिसर्च, पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, इमर्जिंग ट्रेंड इन मास मीडिया, हेल्थ जर्नलिज्म, वर्नाकुलर वगैरह ख़ासतौर से काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा दर्स व तदरीस के साथ साथ मुख्तलिफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपने अपने खिताबात पेश किए हैं और सिलेक्शन कमेटी में एक्सपर्ट की हैसियत से आपने हिस्सा लिया है। आपने बहुत सारे मकाम पर हमारी यूनिवर्सिटी को लीड किया है और इस वक्त आप यूनिसेफ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और साथ ही आप एनएसएस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। हुकूमत हिंद की जानिब से चल रहे मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे उन्नत भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सर्व शिक्षा अभियान, इन तमाम के आप नोडल ऑफिसर हैं और यूनिवर्सिटी की बहुत सारी मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ इस वक्त आप निभा रहे हैं। आप हेड और डीन होने के साथ साथ प्रोक्यूरमेंट के भी हेड हैं। अब तक आपकी कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें तहसील आमा और सहाफ़त खास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। मुल्क के मुख्तलिफ मुअत्तर रसायल जरायद में और अखबारात में आपके मज़ामीन पढ़ने को मिल जाते हैं। आपको मुख्तलिफ इदारों ने मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा है, उनमें चंद मामले आपकी खिदमत में पेश हैं। यूथ लीडरशिप अवार्ड बाय नेशनल यूथ सर्विस काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका 2017, भारत रत्न मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2017, सेवा रत्न पुरस्कार 2017, बेस्ट पब्लिक रिलेशन टीचर अवार्ड 2017 और निशाने बनारस 2007 में आपको मिले। आप एक इंसान दोस्त, इल्म नवाज शख्सियत होने के साथ साथ इस शेर के भी दाग ठहरते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। सर की शख्सियत जहाँ क्लासरूम में आप दर्स व तदरीस और तलबा की तरबियत करते हैं, वहीं क्लासरूम के बाहर और अपने चैम्बर में हम जैसे मुख्तलिफ स्कॉलर्स की रहनुमाई और शफ़क़त व मोहब्बत से हमको सरशार करते हैं। हम सर के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाए और जो शख्स भी इनसे एक बार मिल लेता है वो इनकी शख्सियत का बेवीदा हो जाता है। ये तमाम निकात या पहलू जो मैंने आपके सामने या आपके गोशगुजार किए हैं, ये सब बहुत ही मुख्तसर से हैं। सर की सीवी को जब मैंने देखा तो करीबन 10 पेजेस पर मुश्तमिल थी। उनमें से करीबन 12 निकात पर मैंने आपके सामने गुफ्तगू की। आप जब सर को सुनेंगे तो उम्मीद है कि और उनकी शख्सियत को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। बेहद शुक्रिया।
धन्यवाद डॉक्टर जनरल साहब। आइए अब हम अपने मुख्य वक्ता की तरफ चलते हैं। मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। गुलों में रंग भरे बादल नो बाहर चले, गुलों में रंग भरे बादल नो बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बेहद शुक्रिया संचालक महोदय। 17-18 साल पहले हम ज्वाइन 2007 में अपॉइंटमेंट हुआ, शायद उसके पहले का जो माहौल था मुझे लगता है एक बार फिर ताज़ा हुआ। सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की डीन प्रोफेसर वनजा मैम, यूनिवर्सिटी के OSD प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी सर, हमारे हिंदी डिपार्टमेंट के साथी प्रोफेसर करण सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शेख शाहीन अल्ताफ मैम, यूनिवर्सिटी की हिंदी ऑफिसर राजभाषा अधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता मैम, हमारे दोस्त प्रोफेसर मुशाहिद साहब, प्रोफेसर निकालुन्निसा मैडम, डॉक्टर मुतहर साहब, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन साहब, ताहिर साहब, जलाल साहब और तमाम साथी जिनका नाम फिरदौस मैम रही हैं, और सबके साथ मैं खासतौर से शुक्रिया अदा करूँगा अपने दोस्त डॉक्टर अश्वनी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। ये बात सही है कि जैसे डॉक्टर अश्वनी ने जो बात कही कि मानूं मैं शायद खुशकिस्मत स्टूडेंट रहा हूँ, इसने शुरुआती तालीम में कॉन्वेंट स्कूल में ली जहाँ इंग्लिश मीडियम में था, फिर हिंदू स्कूल में गया जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चलाती है, और वहाँ उर्दू का स्टूडेंट था। 10th में मेरा मेन सब्जेक्ट उर्दू हुआ करता था। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, काशी विद्यापीठ गया, और हिंदी अखबारों में पढ़ा, हिंदी टीवी चैनल्स के लिए काम किया, और अपॉइंटमेंट जब टीचर का मिला तो उर्दू यूनिवर्सिटी। तो मैं खुशकिस्मत इसलिए मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में 2 ज़बानों का बड़ा अहम रोल है, हिंदी और उर्दू, और ये इन ज़बानों का कह लीजिए कि आपस की मोहब्बत है या आपस में बहस है, ये आज से नहीं 100 बरस से ये बहस चली आ रही है कि उर्दू और हिंदी कितना अलग है, कितनी जुदा है या कितनी मिलती जुलती है। बात आज के टॉपिक से अगर मैं शुरू करूं तो मैं उर्दू का थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू से मुझे मोहब्बत है और शायद उर्दू यूनिवर्सिटी है, तो बात इससे करूँगा कि 14 सितंबर 1949 की वो शाम जब ये तय हो रहा था संविधान सभा में कि इस देश की राजभाषा क्या हो, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, आज भी भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा क्या हो, तो 2 नाम 2 भाषाओं की तरफ से प्रस्तावित किए गए, एक हिंदी का और दूसरा उर्दू का। इस देश की खूबसूरती ये है कि जब बात निर्विरोध तरीके से नहीं तय हो पाई तो हुआ कि वोटिंग की जाए, और उस वोटिंग में दोनों भाषाओं को बराबर बराबर वोट मिले, हिंदी को भी और उर्दू को। तब हतमी फैसला लेने के लिए, आखिरी फैसला लेने के लिए जो संविधान सभा में उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, उनके वोट से तय होना था कि देश की राजभाषा क्या हो, और वो वोट गया हिंदी के पक्ष में, और इस तरह 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के तौर पे स्थापित हुई। लेकिन उसी संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया कि हिंदी हमारी राजभाषा है। उस समय से पहले अंग्रेजी राजभाषा हुआ करती थी, तो हम अंग्रेजी का भी की मदद लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ देश की जो दूसरी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है हम उनको भी प्रोत्साहित करेंगे। उस समय उनकी संख्या कम थी, आज ये बढ़ के 22। तो ये थोड़ा सा इतिहास रहा है जहां तक हिंदी का संबंध। महात्मा गांधी कहते थे कि देश में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। बहुत सही बात डॉक्टर अश्वनी जब कह रहे थे कि पूरे देश में एक अध्यापक के तौर पे
ऑफिशियल के तौर पर घूमते होंगे और हिंदी की वजह से उन्हें कभी कोई समस्या नहीं हुई, कम से कम देश के अंदर तो नहीं। अभी एक रिपोर्ट देख रहा था, इसमें स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट है कि हिंदी पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई भाषा है, मतलब जिसके बोलने वाले सबसे तेजी से जिनकी संख्या बढ़ रही है। किसी जमाने में हिंदी को केवल उत्तर भारत के चंद राज्यों की भाषा समझी जाती है, लेकिन आज RNI का मैं डेटा देख रहा था, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, देश से अगर कोई अखबार निकालते हैं उसके लिए जरूरी है, समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, कमर्शियल न्यूज़पेपर, तो वहां आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां हिंदी का कोई न कोई पब्लिकेशन प्रिंट ना होता हो, न छपता हो। तो ये हिंदी की कहीं न कहीं मकबूलियत कह लीजिए, उसकी प्रतिष्ठा कह लीजिए, या हिंदी की वो हैसियत है। अगर थोड़ा सा मैं डेटा की बात करूं तो इस देश में, भारत में मदर लैंग्वेज के बाद सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी बोलने वालों की अगर कुल तादाद जोड़ ली जाए तो देश की 57% आबादी हिंदी, मतलब जिसका या तो फर्स्ट लैंग्वेज है या सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है। 140 करोड़ की आबादी में 57% का जो डेटा है वो बहुत बड़ा है। अब बात जब आती है कि भाई डिजिटल दौर है और हिंदी का भविष्य क्या होगा, तो इसके लिए छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात की शुरुआत करूं। हाइपोथेटिकल कहानी है, लेकिन वो अक्सर मैनेजमेंट के क्लासेस में उससे शुरुआत करते हैं। किसी कंपनी ने अपने 2 प्रतिनिधियों को किसी इलाके में भेजा कि वहां जाइए, जो वो कंपनी जूता बनाती है, और पूछा कि भाई हमारे जूता बनाने का जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसका कितना स्कोप है उस क्षेत्र में, जरा पता करके आए। एक प्रतिनिधि गया और उसने देखा कि उस जिस इलाके में वो गया है वहां कोई जूते नहीं है। उसने रिपोर्ट बनाई कि सब यहाँ कोई भी जूते नहीं पहनता, इसलिए कोई स्कोप बिजनेस का नहीं है। एक दूसरा प्रतिनिधि भी था, उसने देखा कि यहाँ कोई जूते नहीं पहन रहा है। उसने बड़े ही अच्छे अंदाज में खत लिखा कि सर यहाँ तो 100% चांस है, कोई जूता नहीं पहनता, हम सबको जूते पहना सकते हैं, बिजनेस का जबरदस्त स्कोप है। ऐसे ही मैं हिंदी का भविष्य भारत क्या दुनिया में देखता हूं। डिजिटल के मायने क्या है, ये डिजिटल होता क्या है? डिजिटल आमतौर पर जो हम जैसे जो विद्यार्थी हैं वो डिजिटल के मायने यही समझते हैं कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट से भी हो, जिसे आसानी से इंटरनेट की मदद से जिस तक पहुंच हो, उर्दू में कहें तो रसाई हो, जिसको इंटरनेट पे आसानी से जिस तक पहुंचा जा सके। ये कहने में मुझे गुरेज नहीं है कि आज भी इवन भारत जैसे देश में इंटरनेट पे जो डेटा मौजूद है उसका, खासतौर से अगर मैं गूगल की ही सिर्फ बात करूं तो 95%, 95% जो डेटा है गूगल का वो इंग्लिश में है। तो मैं इसको इस तरह देखता हूं कि भविष्य तो बहुत उज्जवल है। हम 95% लोगों को हिंदी सिखा सकते हैं, बोलवा सकते हैं, बहुत स्कोप है। दूसरी बात, अगर मैं अखबार या समाचार पत्रों से आऊं, क्योंकि जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूं, पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, तो थोड़ा सा मेरी निगाह बार बार उधर जाती है। इस देश में 1,46,000 समाचार पत्र रजिस्टर्ड, 1,46,000। उसमें जो सबसे बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या है, वो 16,800 के आसपास की जो संख्या है वो सिर्फ हिंदी की है। आपको लग रहा होगा कि 1,46,000 में 16,000 कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन आपको जान के ये भी हैरत होगी कि ये जो 1,46,800 के जो संख्या है, ये 189 भाषाओं और बोलियों में निकलते हैं। भाषाओं के साथ साथ मैं बोलियां भी कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अखबार एक ही भाषा में कई सारी अलग अलग बोलियां होती हैं और उसमें रजिस्टर्ड है। और हिंदी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी
जो पॉपुलेशन है समाचार पत्रों के हिसाब से, तो जहां एक तरफ 16,800 का हिंदी अखबार है, वहीं दूसरे तरफ जो है वो मराठी के अखबार हैं जो 2,800 है। कहाँ 16,000, दूसरे पायदान पे जो है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप। और तीसरे नंबर पे अंग्रेजी के अखबार जो 2600 कुछ है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हिंदी का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल है। अब हिंदी के ये सारे समाचार पत्र डिजिटाइज, इनके ई पेपर्स अवेलेबल। आप हिंदी का जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार पूरे देश में हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण कारक है, उसमें एक कारक जहां फिल्में हैं, दूसरा कारक ये डिजिटली मौजूद समाचार पत्र हैं। आज भी मेरी आदत है कि हैदराबाद के अखबार पढ़ने के साथ साथ मैं दिल्ली और बनारस के 2-3 अखबार उसके ई कंटेंट जरूर देख लेता हूं। ये पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं हिंदी को पहुंचा, और सिर्फ हिंदी को नहीं, दूसरी भाषाओं को भी पहुंचा। बात फिल्मों की अगर मैं टेलीविजन की करूं, इस देश में तकरीबन 900 टेलीविजन चैनल आज तक लाइसेंस याफ्ता है, जिनको लाइसेंस मिला हुआ 900। टेक्निकल जबान में कहूं कि कोई 4K ब्रॉडकास्ट कर रहा है, कोई अभी भी HD पर है, कोई SD ब्रॉडकास्ट कर रहा है। लेकिन इन 900 टीवी चैनल्स में, इसमें एंटरटेनमेंट चैनल भी शामिल हैं, समाचार चैनल भी शामिल हैं, उसमें जो हिंदी की जो संख्या है वो अकेले तकरीबन 250 से ज्यादा। और जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो व्यूअरशिप है, जिसको आप TRP कहते हैं, 1 से लेकर 10 तक, अच्छा भारत का डेटा उठा लीजिए, 3 एजेंसियां हैं जो इस तरह के सर्वे करती हैं। शुरुआत के अगर न्यूज चैनल्स की बात करें तो शुरुआत के 10 चैनल्स में से जो 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी चैनल हैं, उसमें अक्सरियत यानी 5 से ज्यादा चैनल हिंदी के होते हैं। अगर हम बात करें फिल्मों की, थोड़ा फिल्मों की तरफ भी चलेंगे। फिल्म सेंसर बोर्ड के मुताबिक पिछले साल 2021 का डेटा उनके पास जो अभी अवेलेबल है, उसके मुताबिक कोई 1728 फिल्में को उन्होंने लाइसेंस दिया इस देश में कमर्शियल फिल्मों के द्वारा। इन 1728 फिल्मों में 364 फिल्में हिंदी की हैं। ये तो एक संख्या हमें छोटी दिखेगी, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग कि किसी फिल्म से कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, इसके लिए टर्म। जब कलेक्शन की बात करते हैं तो अकेले हिंदी फिल्मों का जो कलेक्शन है वो 42% से ज्यादा है। 42% जो कमाई फिल्मों से हो रही है वो सिर्फ हिंदी फिल्मों, बकिया में देश की तमाम भाषाएं। अब बात यहां आती है कि भाई किसी जमाने में एक बार मैंने आज से 15-20 साल पहले किसी तरह की गोष्ठी हुई थी, और मुझे याद है वो गोष्ठी शायद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहां ऐसे ही टॉपिक पे था कि हिंदी की दशा और दिशा। तो शायद मेरे मुंह से निकला था कि दशा, दिशा और दुर्दशा। लेकिन अब मुझे लगता है कि वक्त बदल गया, अब वो स्टेटमेंट गलत साबित हुआ। आज के दिन में मैं कह सकता हूं कि हिंदी का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल है। अभी सिर्फ 5% या 5% कंटेंट ही है जो डिजिटली अवेलेबल है हिंदी सहित तमाम अंतर्देशीय भाषाओं में। बहुत स्कोप है। आज ई कॉमर्स कंपनियां जितनी भी हैं, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, उनके ऐप हिंदी फ्रेंडली, हिंदी में भी आप उनको कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। आज फेसबुक हो, चाहे गूगल हो, वो हिंदी फ्रेंडली है। 16 सर्च इंजन ऐसे हैं जिसमें आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी दुश्वारी थी वो थी फॉन्ट की प्रॉब्लम। जिस दिन यहाँ पर जो हिंदी फॉन्ट जब से इजाद हुए, उनका आविष्कार हुआ, उसके प्रयोग शुरू हुए, उसके बाद से हिंदी बहुत तेजी से विकास कर रही है। आज की डेट पे आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो ऑटो टाइपिंग का भी फैसिलिटी बहुत सारे ऐप्स में मौजूद है। दुनिया की जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं
उन्होंने हिंदी में भी अपने मोबाइल को प्रोग्राम किया हुआ है। उनकी उन भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा है जो उनके मोबाइल फ्रेंडली है, और उन कंपनियों में चाहे सैमसंग हो, चाहे पुरानी नोकिया रही हो, चाहे MI हो, इस तरह की तमाम कंपनी। और एक चीज बड़ी खूबसूरत बात यह है कि 19वीं सदी की शुरुआत इसी हिंदी को लेकर, हिंदी और उर्दू को लेकर बनारस से ही अखबार निकलता था। इसका नाम ही था बनारस। और मजे की बात यह थी कि उसकी जो स्क्रिप्ट थी वो तो देवनागरी, लेकिन जो कंटेंट होता था वो ना तो शुद्ध हिंदी था ना शुद्ध उर्दू था, वो हिंदुस्तानी था। और उस अखबार के जो निकालने वाले थे राजस्वी प्रसाद हिंद से, वो सितारे हिंद भी कहा जाता है, उन्होंने बड़ी वकालत की कि नहीं साहब मैं देवनागरी में लिख रहा हूँ लेकिन ये उर्दू है। और हिंदी की एक बड़ी जमात कहती थी कि नहीं ये हिंदी है। और वो उस बात के बहुत कायल थे कि नहीं हम न हिंदी की बात करें न उर्दू की बात करें, हम हिंदुस्तानी भाषा की बात करें जिसकी स्क्रिप्ट दोनों हो, मस्तालिक में भी लिखी जाए और देवनागरी में भी लिखी जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे पंजाबी गुरुमुखी में भी लिखी जाती है, देवनागरी में भी लिखी जाती है, और पुराने लोग जो पर्शियन स्क्रिप्ट है उसमें भी लिखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वक्त के साथ साथ वो बातें पुरानी हो गई। और किसी स्टेज पर मुझे याद है कि हिंदी और उर्दू के किसी रिश्ते की बात करता हुआ अगर मैं चलूं तो किसी ने कहा कि भाई दोनों का लिटरेचर और दोनों का कहीं न कहीं जो उनका ग्रामर है बहुत मिलता जुलता है, बल्कि ऑलमोस्ट एक सा है उर्दू और हिंदी। जावेद अख्तर साहब का भी अगर आप इंटरव्यू देखें तो वो भी इसी बात पर जोर देते नजर आते हैं कि लिटरेचर तो दोनों के कॉमन है। और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही कि आमतौर पे लोगों को ये लगता है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ जब तक समझ में आ रही है वो हिंदी है, जैसे ही उनको लगता है कि जब समझ में आना बंद हो जाए तो लगता है उर्दू है आमतौर। लेकिन ये दोनों जबानें ऐसी हैं जो बहुत नजदीक हैं, बहुत मिलती जुलती हैं। इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि आज की डेट में रेखता जैसी वेबसाइट है जहाँ हिंदी स्क्रिप्ट में भी, देवनागरी स्क्रिप्ट में भी आपको हजारों हजार किताबें मौजूद हैं, हिंदी की किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े शायरों के अशार मौजूद हैं, कविताएं मौजूद हैं, और बहुत सारी इतना कंटेंट है कि आप तो खुश हो जाएंगे अगर उसको आप हिंदी के पसंद करने वाले हैं। हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उनका कंटेंट ज्यादा मुहैया है। देखिए हिंदी की अगर बात की जाए, आपको जान के खुशी होगी कि भारत की आधिकारिक राजभाषा तो हिंदी है, लेकिन ऐसे भी देश हैं जो विदेशों में, जो विदेश में कह लीजिए जो भारत का हिस्सा नहीं है, फिजी की आधिकारिक वहां की जो गवर्नमेंट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की दूसरी सरकारी जबान हिंदी है। इसके साथ साथ अगर जो हिंदी या हिंदुस्तानी हम यहाँ बोलते हैं, अगर इस जबान के साथ अगर हम दुनिया के कई मुल्कों में जाएं, अगर पाकिस्तान में जाएं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग फर्क ही नहीं कर पाए। अब जहां तक भविष्य का सवाल है, मुझे लगता है हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। आज हिंदी के तमाम लिटरेचर डिजिटलाइज होने की वजह से वो किताबें हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई हैं। आज हमें कुछ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाके सिर्फ किताबों तक ही हम महदूद नहीं रहे। अब हम ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट है, और तेजी से जो सबसे ज्यादा, हाँ कंटेंट के हवाले से अगर बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा कंटेंट अंग्रेजी के बाद जो अगर क्रिएट किया जा रहा है तो हिंदी भाषा में। और जब डिजिटलाइज होगा, इंटरनेट पे मुहैया होगा, तो उसका फायदा पूरे समाज को होगा, हर सीखने वाले को होगा, हर स्टूडेंट को होगा, हर कहीं न कहीं हिंदी चाहने वालों को होगा। देखिए हिंदी से मोहब्बत करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम किसी दूसरी भाषा से नफरत करते हैं। हम बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि जहां मुझे हिंदी से प्रेम है तो उर्दू से मोहब्बत, इंग्लिश सीखना चाहता हूं, अरबी अगर सीख जाऊं तो मैं अपने आप को बहुत नसीब समझूं। कई जगह ये बात तजाद की आती है कि जो हिंदी वाला है वो दूसरी जबानों से शायद उसको उतनी रगबत न हो या उसको दूसरे तरीके से देख।
सर शायद मेरा बहुत ज़्यादा हो गया। ये सर फारसी सीखने तो कामयाब हो जाए। मुझे तो नहीं आती सर, शायद आप बोल रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी में आज भी मध्य प्रदेश के कई सारे, अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, मैं एजुकेशन में बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ महमूद सिद्दीकी सर और वनजा मैम और शाहीन मैम के रहते हुए, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ना कहीं मातृभाषा की बात करते हैं कि मातृभाषा में अगर आप शिक्षा लेते हैं वो ज़्यादा समझ में आती है, ज़्यादा आसानी से आपको सिखाया पढ़ाया जा सकता है। और इसीलिए शायद मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने जो यहाँ उर्दू के साथ जो तजर्बा किया, उर्दू में हम तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू किया और मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई बहुत दुश्वारी नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे चाइना में मैंडरिन, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो ज़बान है आज की तारीख में, वो मैंडरिन है, जो चीन में बोली जाती है। लेकिन चीन के साथ समस्या क्या है कि चीन की पूरी आबादी मैंडरिन ही बोलती है, इतनी डाइवर्सिटी नहीं है हमारे देश की तरफ। तो इन हालात में मुझे लगता है हिंदी जानने वालों के लिए बहुत ही उनका भविष्य सुरक्षित है, बहुत ही उज्ज्वल है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, अपने डिपार्टमेंट में भी स्टूडेंट से कहता हूँ, ये ज़रूरी है कि ठीक है हम उर्दू जाने, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसके साथ साथ हम अंग्रेजी जाने और वो न कोई देशी भाषा, दूसरी देशी भाषा जाने। मैं तो तेलुगु सीखने के लिए भी तैयार बैठा हूँ। मैं वंजा मैडम से कई बार कहता हूँ कि अगर मैं तेलुगु न सीख सका तो आप जैसे दोस्त जिम्मेदार जो मुझे सिखा ना सका। तो मैं ये कहता हूँ कि भाषाएं आप जितनी ज़्यादा सीखेंगे, आप अपने करियर में उतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे, उतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में हिंदी जानने वालों की बड़े डिमांड है। आज भारत के अलावा 146 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां हिंदी पढ़ाई जाती है। आप स्कोप समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे मानू के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहूँगा कि अगर आप हिंदी भी सीखते हैं, उर्दू बिल्कुल सीखिए, आपकी मादरी जबान है, लेकिन उर्दू के साथ साथ अगर आप हिंदी भी सीखते हैं, आप अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो आपके ताबना मुस्तकबिल से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। अपनी बात को मैं ये खत्म करूँगा। आप सबको एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मातृभाषा वह भाषा जिसमें हम सपने देखते हैं, वह भाषा जिसमें हम मौलिक चिंतन करते हैं, देश की भाषा, हृदय की भाषा। वास्तव में बहुभाषिकता के पास ही सृजनात्मकता की चाबी होती है। धन्यवाद सर, हमारे सामने अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत करने के लिए। आइए इस शुभ अवसर पर हम अपने दूसरे अतिथि की तरफ चलें। मैं मेरे सह शिक्षक कर्मी डॉक्टर शेख एहतशामुद्दीन से निवेदन करूंगा कि वे हमारे आज के दूसरे मुख्य अतिथि वक्ता प्रोफेसर करण सिंह फुटवाल जी का परिचय प्रस्तुत करें। तत्पश्चात हम अपने दूसरे मुख्य अतिथि वक्ता को सुनेंगे। थैंक यू जहांगीर सर। माननीय कुल सचिव, सम्मानित अतिथिगण, आदरणीय डीन और सम्मानित एचओडी, यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, सुप्रभात। आज मैं हमारे सम्मानित अतिथि प्रोफेसर करण सिंह फुटवाल जी का संक्षिप्त परिचय दूंगा। डॉक्टर करण सिंह फुटवाल जी प्रोफेसर हिंदी विभाग 2007 से हिंदी विभाग मानव से जुड़े हुए हैं। वह पिछले 20 वर्षों से BA, MA, MPhil और PhD कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। 2004 से 2007 तक आपने राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति में अध्यापन किया। आपके नेतृत्व में 19 MPhil और 5 PhD उम्मीदवार डिग्री से पुरस्कृत हुए हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य के रूप में UG, PG, MPhil, PhD हिंदी सिलेबस को आपने डिजाइन करके एक योगदान दिया है। सन 2016 से 2019 तक अकादमिक समन्वयक रहे।
इनके नाम 6 पुस्तकें हिंदी में दर्ज हैं। आप हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नाट्य शास्त्र और गायन में आपकी सराहनीय रुचि है। आपका शोध बहुविषयक दृष्टिकोण वाला है। आपको रचनात्मक लेखन का शौक है। आप नाटक लेखक, प्रसारक और हिंदी साहित्य में डॉक्टरेट है। आपके पास टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और हिंदुस्तानी वोकल में 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स मौजूद है। आपकी पढ़ाने की शैली काफ़ी अच्छी है। आप हिंदी साहित्य के विषय में शिक्षण और रुचि पैदा करने के लिए रचनात्मक और नवीन तरीकों का उपयोग करते रहे हैं। आप अपने काम में लगनशील और मेहनती हैं। आप डिप्टी DSW का अतिरिक्त परिभार भी संभाल चुके हैं। आप इस विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुरुआत से ही अटूट हिस्सा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर शेख मेहता समदीन साहब। अब मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर करण सिंह कुशवाहा जी से कि वे अपने कीमती विचार हमारे साथ साझा करें। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी। आप आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें होंगी। जमीन पे चांद कहाँ बात करते होता है। मैं सबसे पहले मंच पर सामने नमस्कार करूँगा और फिर मंच पर मंच से जो प्रस्ताव कर चुके हैं प्रोफेसर इश्तियाक सर, मुख्य सचिव, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और अभी जो से वक्तव्य समाप्त करने गए हैं प्रोफेसर सर, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया है। मैं अभी कह रहा था उनसे मैं क्या करूँ। और डी मैडम, वनजा मैडम और हेड मैडम, शाही मैडम और शगुफ्ता शाही मैडम और जो संचालक महोदय है वो तो बहुत ही इज्जतदार है। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है मुझे आपका वक्तव्य सुनकर। वो हिंदी की जो शैली में बात कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि मैंने यहाँ आने से पूर्व लिखा था कि मैं यहाँ आकर हिंदी और उर्दू को साथ साथ देने से जब मेरा अपॉइंटमेंट होने वाला था तो उस समय मैंने लिखकर दिया था कि मैं इन दोनों को साथ देने चलूँगा। और मैंने यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की है हिंदी उर्दू की साझी विरासत। और फिर एक प्रोजेक्ट किया मैंने हैदराबाद का रंगकोश, उसमें भी मैंने हिंदी और उर्दू दोनों रंगमंचों को जोड़ा। और ये हिंदी उर्दू तो एक बार इससे पहले असगर बजाज साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था अंग्रेजों की चाल है ये जो 2 भाषाएं अलग अलग कर, वरना जो गालिब लिखते थे वो भी हिंदी कहते थे उसको भी। और हिंदी उर्दू अलग नहीं थी शुरू से। प्रेमचंद भी पहले हिंदी में लिखते थे, हरिश्चंद्र भी लिखते थे, शेख बहादुर सिंह भी लिखते थे, नताश भी लिखते थे उर्दू में और हिंदी में भी लिखते थे। तो ये जो दोनों भाषाएं हैं ये एक तरह से ना अलग की जा सकती है और ना होगी। ये दोनों भाषाएं करीब करीब समान है। एक बार नामवर सिंह ने कहा था कि हिंदी उर्दू को अलग मान रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि चलो 2 विभाग बन रहे हैं, इसमें भी लोग आएंगे इसमें भी लोग आएंगे, वरना हम इसको अलग माने ये जरूरी नहीं है। अगर लिपि को निकाल देना, दोनों में एक लिपि लिखते तो दोनों भाषाएं समान लगेंगी। तो खैर जैसे सर ने कहा कि 1949 में 14 सितंबर को पार्लियामेंट में पास हुआ कि राजभाषा हिंदी होगी। अब ये बहुत से लोग को हिंदी क्यों इस्तेमाल करते हैं ये नहीं मालूम है। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है। राजभाषा हिंदी का मतलब ये है
जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार के जो संस्थाएं हैं उन सब में हिंदी होगी। राजभाषा बनने का मतलब ये है। लेकिन तत्कालीन कुछ लोग थे जो अंग्रेजी प्रेमी थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जब तक हिंदी सबको नहीं आती है तब तक अंग्रेजी को साथ साथ चलने दें। और ये जानकर कि आपको ताज्जुब होगा, उसके लिए 15 वर्ष का समय दिया गया हिंदी सीखने के लिए। मुझे लगता है वहीं कुछ गड़बड़ हुई। 15 वर्ष का समय देना ठीक नहीं था, क्योंकि तुर्की जब आजाद हुआ तो वहाँ 1 महीने का समय दिया था। तुर्की सीख लो सारे के सारे, वरना आप सरकारी संस्था में नहीं रह पाएंगे। और सबने 1 महीने में सीख ली। और हमारे पास 15 वर्ष देने का समय क्या था? यही मतलब था कि बीच में कुछ लोचा कर लिया और किया भी। 1963 में एक अमेंडमेंट संशोधन किया गया कि जब तक हिंदी नहीं सीखते लोग तब तक अंग्रेजी साथ साथ चलती रहेगी। ये केवल यही कारण था कि अंग्रेजी को ही आगे बढ़ाए और हिंदी को ना बढ़ाए। अगर मान लीजिए ये बात ना होती, संशोधन ना होता तो ऐसा नहीं होता। अब देखिए, अंग्रेजी को बोलते हैं कि अंग्रेजी का ना हो तो तरक्की नहीं कर सकते, ये झूठ है, पूरा साबित हो गया। जितने बड़े बड़े देश हैं, जापान हो, चाइना हो, मॉरिशस हो, या फिर फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब जगह अपनी भाषा चलती है। ये तो बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे देश में अपनी भाषा करते हैं। पोलैंड है, हंगरी है, और हम ये समझते हैं कि अंग्रेज छोड़ देंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये विडंबना है हमारे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि हिंदी क्यों चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज में ये भी इस्तेमाल करते रहते लोग, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये जितने भी केंद्रीय शासित संस्थाएं हैं उसमें हिंदी होना जरूरी है। तो ये बात जान लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई पूछे आपसे कि हिंदी क्यों चल रही है तो आप जवाब दे सकते। हिंदी का मतलब ये है कि हिंद से संबंध रखने वाली भाषा, और जब ये राजभाषा होगी तो साफ साफ कहा गया कि इसमें सारी भाषाओं के शब्द लिए जाएंगे, चाहे वो उर्दू का तो सवाल ही नहीं, उर्दू तो रहेगी, और साथ साथ तेलुगु के शब्द भी होंगे, इसमें मराठी के शब्द भी होंगे, इसमें तमिल के शब्द भी होंगे, और है भी। क्योंकि मैडम यहाँ बैठी हुई है, हिंदी अक्सर जानती है कि सभी भाषाओं में शब्द है इसमें राजभाषा में। और हिंदी का मतलब ही ये है कि हिंद से संबंध रखने वाली भाषा, ताकि सब को साथ लेकर चले। और कुछ लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि हिंदी उत्तर भारतीय की भाषा है। ये भ्रम है केवल, क्योंकि उत्तर भारत में भी सबकी भाषा हिंदी हो ऐसा नहीं है। बोलियां हैं वहाँ, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो हरियाणवी हो, तो उनको भी मानक हिंदी जिसको कहते हैं वो सीखना पड़ता है। ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम पर थोपी जा रही है। ये थोपने की जो बात है ना, मुझे बड़ी अटपटी लगती है। सर्वसम्मति से, जैसे सर ने भी कहा, प्रयास करने लगी, ये पास हुई थी राजभाषा कब? आज से 74 साल पहले। और आज भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदी हम पर थोप रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, भाई सर्वसम्मति से ये राजभाषा हो गई, थोपने की बात कहाँ है? और फिर अंग्रेजी जो थोपी गई है उसको कुछ नहीं कहते। अंग्रेजों ने तो कभी नहीं पूछा आपसे कि भाई हम बनाए या ना बनाए अंग्रेजी भाषा। और ये आज भी हिंदी दिवस मनाना पड़ता है। ये हमारे लिए एक तरह से बड़ी अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूर्णतः हिंदी का प्रयोग होना चाहिए। और आज जैसे बिल्कुल खलिया सर ने कहा कि आज बहुत अच्छी दशा है हिंदी की, और आज मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि बहुत जल्द हो जाए, और होना भी चाहिए। क्योंकि आज जो संदर्भ बन रहा है, अच्छा बन रहा है। गांधी ने कहा था कि हिंदी मतलब स्वराज। अगर हिंदी का प्रयोग नहीं कर रहे मतलब हम स्वराज नहीं मिला। हिंदी स्वराज से संबंधित है और हम आज़ाद है, इसका मतलब ये है कि हमको हिंदी का प्रयोग करना चाहिए।
काबिल बुल्के ने कहा था कि संस्कृत हमारी माँ है और हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। ये फादर काबिल बुल्के ने कहा था। और आज हम जैसे हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या है ये आप समझ सकते हैं। जो हिंदी दिवस मनाते हैं इसका मतलब ये है कि आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं और कल करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं। ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा हूँ। संपर्क भाषा पूरे भारत की हिंदी है, सब बात करते हैं। जैसे ऐश्वर्य सर ने भी कहा कि मुझे कहीं तकलीफ है भी, संपर्क भाषा हिंदी बनी हुई है, लेकिन फिर भी राजभाषा बनने में आज इसको कुछ दूरी तय करनी बाकी है। और फिर आते हैं डिजिटल की बात। मैं जब एमए कर रहा था मैड्रास यूनिवर्सिटी में, तो हमारे सर थे कि आगे आगे जो पुस्तकालय लाइब्रेरी होगी वो पेपरलेस होगी। उसका मतलब यही है कि डिजिटल होगी सारी की सारी। आज जब जंगल कम हो रहे हैं और पेपर का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जंगल और भी जल्दी कम हो जाएंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें हम ज़्यादा पेपर का प्रयोग करेंगे, जायज़ है कि हम जंगल खो देंगे। तो डिजिटल का आना भी वक्त की ज़रूरत है, डिजिटल आना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा अपने ईमेल में लिखा रहता है, प्लीज़ कंसिडर द एनवायरनमेंट बिफोर प्रिंटिंग दिस ईमेल। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि पेपर पेड़ों से बन जाए और जितना पेपर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम उतने पेड़ कम हो जाएंगे। और यही बात आजकल विश्व पेपर में हो रही है। तो हमारे जंगल की सुरक्षा करने के लिए भी ये ज़रूरी था कि डिजिटल हो जाए। अब ये ऑनलाइन वेबसाइट, ब्लॉग है, पोर्टल है, कोई भी है, इनमें जो भी सामग्री होती है उसी को हम डिजिटल कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत से शब्द दूसरी भाषाओं से लिए हैं, तो डिजिटल जब मैं कह रहा हूँ तो ये भी बात आ सकती है कि भाई ये तो अंग्रेजी डिजिटल, ये हमको देखना ही नहीं है। हम अपनी भाषा में किसी भी भाषा के शब्द ले सकते हैं। अगर आप कोई भाषा बता दीजिए दुनिया की जो प्योर है, वो भी नहीं सकती है, क्योंकि संस्कृति जो हमारी है ये अलग होती है और दूसरों की संस्कृति अलग होती है। अब हर चीज का हम अनुवाद करते बैठे ये ठीक नहीं है। इसीलिए हमको जिस भाषा के शब्द मिले हमको उसे हमें अपनाना चाहिए। अंग्रेजी भी यही करती है और हिंदी भी यही कर रही है और करना भी चाहिए, चाहे अंग्रेजी के शब्द हो चाहे वो भारतीय भाषा के शब्द हो, हमें लेना चाहिए। संस्कृति का अनुवाद नहीं होता है, तो संस्कृत के जितने भी शब्द है वो एज इट इज जैसे है वो वैसे ले लिए जाए। वर्धा के महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में एक कार्य हो रहा है। उनका एक वेबसाइट है जो हिंदी समय, उसमें वो डिजिटलाइज कर रहे हैं हिंदी साहित्य को। 5 लाख पृष्ठ आज तक वो कर चुके हैं, और भी कर रहे हैं और भी करते जाएंगे आगे आगे। तो बहुत से ऐसे वेबसाइट मिल जाएंगे आपको जो हिंदी के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत डिस्कवरी, कविता कोश, हिंदी कुंज, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हिंदी को डिजिटलाइज करने में लगे हुए हैं। और जैसे फिर फरियाद सर को मैं बार-बार कोट करूँगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि हिंदी का भविष्य अच्छा है, तो ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जिस रफ्तार से हिंदी चल रही है उससे बहुत जल्द बहुत कुछ डिजिटल हो जाएगा। और डिजिटल अगर नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हिंदी नहीं, कोई भी भाषा अगर डिजिटल नहीं होगी तो वो अपने पकड़ के कगार पर जा सकती है। अब डिजिटल का भी एक अपना है, एक अपनी मुश्किल है, वक्त के अनुसार डिजिटल को अपना रहे हैं। लेकिन आप कभी सोचिए जो हार्ड कॉपी है हमारी वो हमें कल भी मिल सकती है। जैसे कोई बाढ़ आई, कोई ऐसी घटना हो गई, उसके बाद डिजिटल आप क्या मिलेगा? कंप्यूटर मिलेगा, उसमें डिजिटल होगा कुछ,
तो इसलिए हार्ड कॉपी होना भी ज़रूरी है, लेकिन वक्त की नज़ाकत ये है कि डिजिटल करना पड़ रहा है। अब देखिए क्या होता है, हम क्या चाहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि वक्त क्या चाहता है, और वक्त की नज़ाकत ये है कि हमें डिजिटल होना ही पड़ेगा। और डिजिटल होने का फ़ायदा ये है कि आप तुरंत अपनी बात को दुनिया में पहुंचा सकते हैं। जो लद्दाख है, जो पूर्वोत्तर है, वहाँ पत्र भेजने के लिए एक महीना लग जाता है, और कभी कभी 1 महीने में नहीं पहुंचता है। लेकिन डिजिटल आप करेंगे तो तुरंत पहुंच जाता है सब कुछ। इसीलिए डिजिटल के साथ हमको चलना ही, हम चाहे या ना चाहे। हिंदी शिक्षण भी इससे बहुत आसान हो गया है। चाहे आप दुनिया में शिक्षा दें, चाहे आप भारत में शिक्षा दें, डिजिटल के माध्यम से ये काम बड़ा आसान हो गया है। आप डिजिटल के माध्यम से वो पूरी सामग्री मुहैया करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, और वो पढ़ सकते हैं। और फिर देखिए कितना भी डिजिटल हो जाए, लेकिन अध्यापक का पर्याय कुछ नहीं है। अध्यापक तो होना ही चाहिए, चाहे डिजिटल हो जाए तब भी उसको पढ़कर सारे समझ जाए, ये जरूरी नहीं है। तो इसका पर्याय कुछ नहीं है, लेकिन जो सुविधा मिलती है वो मिल सकती है। सुविधा के अनुकूल हम कर सकते हैं, लेकिन हम ये माने कि डिजिटल सब कुछ हो जाएगा, सब लोग पढ़ लेंगे और उसके बाद पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कभी। जो पढ़ाने वाले हैं वो तो रहेंगे, और रहना भी चाहिए। हमारे मानों में भी जो भी बन रहा है, डीडी का जो मटेरियल एसएलएम बन रहा है, उसको भी डिजिटलाइज कर वेबसाइट पर रखा हुआ है, तो वो भी सब देख सकते हैं, पूरी दुनिया में कोई भी देख सकते हैं। तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं विद्यादान है कि हम सारी दुनिया को बता रहे हैं कि ये हमारे पास है, और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी रजिस्ट्रार सर गए हैं, वो कह रहे थे अभी कल परसों की बात है कि अभी रजिस्ट्री से मीटिंग हो रही थी, और वो लोग कह रहे थे सब कुछ समर्थ पर आना चाहिए। जितना भी आपका एडमिशन प्रोसीजर है, मैडम प्लीज जानते हो, समर्थ पर आना चाहिए। इसका मतलब यही है कि डिजिटल होना चाहिए। तो डिजिटल होना आज के लिए हमारी आवश्यकता है, हमको होना ही पड़ेगा, और इसके कारण हमारी भाषा का विकास ही होगा, कोई अवनति नहीं होगी। और हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है ही, और हिंदी के साथ साथ जितनी भाषाएं सब अगर डिजिटल होती है तो उसके लिए अच्छा ही है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यही अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। और फिर अगर आपको कोई संदेह है तो उससे प्रश्न भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कहीं कुछ साफ बात नहीं हुई है तो आप उससे प्रश्न भी कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अश्विनी जी को और उनकी टीम को, जिन्होंने ये व्यवस्था की यहाँ और मुझको बुलाया, मुझे इस काबिल समझा। मैं इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ के सभी टीचर्स सामने बैठे हुए सभी का शुक्रिया, जो यहाँ इतने ध्यान से मुझे सुन रहे हैं। अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। सर का ये कहना कि यदि कोई भाषा डिजिटल नहीं हुई तो ये भाषा विलुप्त हो सकती है, क्योंकि यही समय की मांग है। परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना ही प्रकृति का नियम है। महादेवी वर्मा जी भी कहा करती थी कि परिवर्तन की शाश्वत नियम है प्रकृति का। धन्यवाद सर, आज के शुभ अवसर पर अपने मूल्यवान विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं विश्वविद्यालय की हिंदी सेल की हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता परवीन जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और अपने विचार रखें। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन पे टिक रहना, हमें पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे रहा नहीं। धन्यवाद। वैसे भी वक्त बहुत हो चुका है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और
हमारे समक्ष सम्माननीय शिक्षकगण और विद्यार्थियों, मुझसे पहले हमारे सीनियर्स ने बहुत अच्छी और बहुमूल्य बातें आपको हिंदी के संबंध में बताई हैं और मुझे लगता है आप उससे बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा और आप आगे भी हिंदी सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बस ये बताना चाहूँगी, अपने मेन मुद्दे पर मैं आ रही हूँ कि हिंदी प्रकोष्ठ की स्थापना का उद्देश्य यही था शिक्षा गृह मंत्रालय की तरफ से कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है हिंदी, इसको किस प्रकार सशक्त, उन्नत और प्रबल बनाया जाए। तो उनकी तरफ से समय समय पर हमारे पास दिशा निर्देश आते रहते हैं और उसी के अनुसार हिंदी प्रकोष्ठ शिक्षण कार्यक्रम प्राज्ञा, पारंगत और डंकर की प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर। और ये मैं कहूँगी कि हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो भी अधिकारी और कर्मचारी गण हैं वो बड़ी ही प्रसन्नता से इसमें हिस्सा लेते हैं और सीखते हैं। और मालूम के प्रशासनिक भवन में जो जितने भी अनुभाग हैं, हमारी कमेटी ने, जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, उसने वहाँ पे निरीक्षण किया और देखा है कि काफ़ी कुछ काम हिंदी पे वो लोग कर रहे हैं। फाइलों पे ऑर्डर्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, मतलब पूर्णतः हिंदी नहीं लेकिन आंशिक रूप से हिंदी का प्रयोग हो रहा है। पत्रों में भी हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं और इसी प्रकार धीरे धीरे ही किसी चीज़ के प्रयोग से वो चीज़ आगे बढ़ती है। बिल्कुल उसका प्रयोग अगर हम समाप्त कर देंगे तो वो चीज़ लुप्त होने लगती है। तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से ये काम चल रहा है ऐसे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हिंदी को हमें, जो हम हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी को तकनीकों में भी, तकनीकी उसमें भी प्रयोग किया जा रहा है हिंदी को व्यावसायिक दौर में भी हिंदी का प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है। एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं सशक्त भारत की, श्रेष्ठ और उत्तम भारत की जो हमारी परिकल्पना है, वो किस प्रकार हम साकार कर सकते हैं, ये हम हिंदी के प्रयोग द्वारा, अपनी भाषा के प्रयोग द्वारा ही इसको बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी कि कोयल अपनी भाषा बोलती है, वो स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करती है। तोता दूसरे की भाषा बोलता है और जिंदगी भर वो गुलाम करके रहता है। तो मैं यही कहूँगी, अपनी भाषा पर आप जोर दीजिए, आप दूसरी भाषाएं भी सीखिए, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन हिंदी जो हमारी भाषा है उसे अपनाइए। इसके अलावा जैसे कि रजिस्ट्रार साहब ने जिक्र किया था कि निरीक्षण के लिए हमारे पास समय समय पर संसदीय समिति, यूजीसी की तरफ से भी सदस्य आते हैं निरीक्षण के लिए। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे कुलपति महोदय और कुल सचिव महोदय और OSD सर महमूद साहब, फरियाद साहब, प्रोफेसर करण सिंह साहब, इन सभी का बहुत सहयोग और प्रोत्साहन रहता है, जिससे कि हमारी कमेटी एक अच्छी तरह से अपने आप को वहाँ पर उनके सम्मुख प्रस्तुत कर सकी। और उन्होंने हमारे कार्य पर संतुष्टि भी व्यक्त की, सराहना की हमारे हिंदी के कार्य की। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके साथ यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो भी प्रोफेसर सिद्दीकी, मोहम्मद महमूद साहब, प्रोफेसर मुशाहिद साहब, वनजा मैम, शाहीन मैडम, अश्वनी साहब और जो भी यहाँ पर जितने भी उपस्थित जो भी शिक्षकगण हैं, हमारी हिंदी की क्लासेस चलाने के लिए जब भी मैंने यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की है कि हमें एक रूम की आवश्यकता है, कभी हिंदी का एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए या हिंदी का कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, तो बहुत ही खुशी से आप लोगों ने वो चीज़ें हमें दी हैं और कभी भी कोई मुश्किल या रुकावट हमें नहीं सामने आई है हमारे। तो बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि ज़रूर बताऊँगी कि इसके पहले हमारी कमेटी के सदस्य प्रोफेसर फरियाद साहब थे और जिनके मार्गदर्शन में और जिनके सहयोग से काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिला। और हिंदी प्रकोष्ठ में मतलब ये कहेंगे कि बहुत सी नई नई चीज़ें
गतिविधियाँ सामने आई। प्रेस रिलीज के बारे में कह तो उसमें फरियाद साहब से बहुत हमें सहायता मिली कि किस प्रकार से उसको तैयार करना है, कैसे पेश करना है, क्योंकि हिंदी प्रकोष्ठ की जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त तो पहले इंचार्ज किसी और को दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि हिंदी प्राज्ञा और पारंगत की ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो भी इसमें आगे आए और हिंदी को बढ़ावा मिले। तो बस मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अश्वनी सर और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी टीम का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और बोलने का मौका दिया और इस काबिल समझा। थैंक यू। धन्यवाद मैम। छात्रों, कार्यक्रम समापन की ओर अग्रसर हो चला है। आखिर में मैं अपने OSD मिसाली उस्ताद प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद सर से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने मूल्यवान विचार हिंदी पर प्रस्तुत करें। सर के लिए मैं हमेशा एक शेर कहता हूँ कि वो जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, वो जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी लिखने तो नया होता है। आज के हिंदी दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षा शिक्षा विभाग की डीन प्राध्यापिका वनजा मैडम, शिक्षा विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर शाही शेख मैडम, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर फरियाद साहब, प्रोफेसर करण सिंह साहब और हिंदी कक्ष की अधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता परवीन मैडम, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अश्वनी, डॉक्टर जहांगीर, मेरे अनुयायी प्रोफेसर शाहिद साहब, सभी आचार्यगण, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और विद्यार्थी मित्रों, सभी छात्र छात्राओं, ये निश्चय ही मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे एक संदेश देने का हुक्म मिला है। मैं इस अवसर पर मनपूर्वक शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। यहाँ इस मुद्दे को बताना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी हमारे देश की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वो राज्य भाषा है और उसको राज्य भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया है। सरकारी कामकाज में उसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। जो स्थान उसको दिया गया है, उस स्थान का आदर करते हुए हम सबका ये कर्तव्य है कि सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। भाषाओं में कोई मित्रता नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती, सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं के द्वारा प्रेम का और मानवता का संदेश अगर जाता है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। मैं समय के अभाव के कारण बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, चंद पंक्तियाँ आपके सेवा में प्रस्तुत करने की प्रयास करूँगा। ये मानवता का और प्रेम का जो संदेश है, निश्चय ही चंद कठिनाइयाँ हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि इस संदेश को सब तक पहुँचा के रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ी कठिनाई आपके सामने नहीं आएगी। मैं पंक्तियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में समंदर में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, छात्र छात्राएं अवश्य सुने। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो तुम नींद चैन त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, अब मैं इस पूरे कार्यक्रम के पीछे हमें अपना भरपूर सहयोग देने वाली विलक्षण प्रतिभागी धनी हमारी नेतृत्वकर्ता आदरणीय डीन महोदया प्रोफेसर मनजा एम मैडम से निवेदन करूंगा कि वे आज के कार्यक्रम में अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करें। महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद, महफिल में चार चांद लगाने के बावजूद जब तक ना आप आए उजाला ना हो सका। गुड मॉर्निंग से शुरू किया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग नहीं कहूँगी। अब मैं कौन सी भाषा बात करूँगी, फरियाद सर की लाइन से शुरू करूँगी। अगर समझ में आए हिंदुस्तानी मानो, समझ में नहीं आई तो एक और भाषा जो इंडिया में भारत में बात करते हैं वो भाषा सब बस। स्टेज पे उपस्थित डिग्निटरीज, मेरे सामने जो बैठे हैं मेरे कोलीग्स और न्यू स्टूडेंट्स और ओल्ड स्टूडेंट्स, अभी हिंदी दिवस के दिन मैं हिंदी के लिए ढूंढ रही हूँ लफ्ज। ये इस वजह से हो रहा है कि जिंदगी में जितनी भाषा मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, अभी मुझे ही नहीं मालूम मैं कौन सी भाषा बात करूँ। ये एक प्रॉब्लम है इंडिया का, लेकिन मुझे उस बात का फख्र भी है क्योंकि इतनी भाषा सीख सकूं ये किसी और देश में हो नहीं सकती। मातृभाषा तेलुगु है, पली पड़ी कर्नाटक में, कन्नड़ा जबरदस्ती सीखना पड़ा कि वो लैंग्वेज ऑफ द स्टेट है। सेंट्रल स्कूल है, हिंदी कंपलसरी थी। ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश सीखना ही था। लिखती हिंदी, अभी भी हिंदी लिख सकती हूँ, कन्नड़ा भी लिख सकती हूँ। फिर आंध्र प्रदेश में आना पड़ा, ये कोई भी भाषा मेरी काम की नहीं रही। तेलुगु सीखी, वो भी लिखती हूँ, पता नहीं क्या तेलुगु लिखती हूँ। और फाइनली उर्दू यूनिवर्सिटी में आई हूँ। अब मैं क्या उर्दू बोल रही हूँ, क्या हिंदुस्तानी बोल रही हूँ पता नहीं, लेकिन यही मैं सोच रही हूँ कि कोई भी लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, मेरी बात आप तक पहुँचना है। और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, मैं मानूं मैं उर्दू नहीं बात करूँगी, नहीं हो सकता। थोड़ी तो कोशिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको समझ पाए। अपनी ईयरफोन लगा लेते हैं और समझ रहे हैं। सो इस तरह से देयर इज नो एनिमिटी। आई अग्री विद सिद्दीकी सर, एक भाषा दूसरी भाषा के विरुद्ध में नहीं है,
या ऐसा कोई बात ही नहीं है। सब साथ में चलेंगे और कम्युनिकेशन हम जो भाषा मान चुके हैं शायद हम उसको भी अपना लेंगे, तो उतना मुश्किल नहीं है। एक साउथ इंडियन हो गया, हम लोगों ने भी सब भाषाएं सीखे हैं, तो उसी तरह से अगर मैं कभी तेलुगु का लफ्ज इस्तेमाल करूं तो आप गूगल करके देख लीजिए ना मैं क्या बोलने की कोशिश करूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल एज। कोई भी सेंटेंस हम लोगों ने तेलुगु में बाहर लिया है, आप थोड़ा सा सोच लीजिए ये क्या बोल रहे हैं तेलुगु में, उसको रिकॉर्ड करवा लो या लिख लो और ट्राई टू लर्न। यहाँ बाहर जब जाएंगे तभी हम लोग एक देश होके एक साथ रह के एक दूसरे की भाषा की कदर करना सीखेंगे, उसको रेस्पेक्ट करना सीखेंगे। और जो NEP कह रही है, we will have to have medium of instruction of all languages। जो प्रयास अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कर रही है वार्ता में हिंदी के लिए, श्योर हर स्टेट में अपनी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस का भी काम चालू है। तो इस डिजिटल एज में हिंदी के साथ साथ अपनी भाषा भी जो इंडिया में बात किया जाता है उनका भी डेवलपमेंट जरूर हो। तो आज इस प्रोग्राम में आप सब इतनी पेशेंटली बैठे हैं, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आज आने के लिए, बात सुनने के लिए। और मैं जो स्टेज पे उपस्थित है फरियाद साहब, जो बहुत अच्छी हिंदी के बारे में बहुत अच्छी बातें हमें बताए, करण सिंह साहब जो हिंदी के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी बात बताए, और शाहीन शेख खान हमारे HOD जो स्टार्टिंग में लैंग्वेज और उसकी अहमियत सबको सिखाए, और सिद्दीकी सर एज यूजुअल अपनी शॉर्ट स्पीच में भी कुछ पावरफुल मैसेज हम तक पहुंचाए। अश्विनी सर एंड हिज टीम एंड रणबीर, आज ये प्रोग्राम इतना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भारतीयता गाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने प्रिय मित्र डॉक्टर प्रवीण कुमार जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए। धन्यवाद। थैंक यू जागीर साहब, धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी गणमान्य लोग, आप सभी को, सभी छात्राओं को, हमारे शिक्षक बंधुओं को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि कुल सचिव प्रोफेसर SK इश्तियाक अहमद साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने बहुत व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी हमें वक्त दिया और जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को भाग में करने की अनुमति भी दी। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी संकाय अध्यक्ष शिक्षा एवं प्रशिक्षण संकाय प्रोफेसर M मनेजा का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों और हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि डिजिटल दौर में हिंदी किस तरह से फलीभूत हो सकती है और किस तरह से आगे तरक्की कर सकती है। इनके साथ ही मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा अपने मुख्य वक्ता जो रहे हमारे प्रोफेसर मोहम्मद फरियाद साहब का, संकाय अध्यक्ष जनसंचार एवं पत्रकारिता संकाय का, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हिंदी जो है एक राजभाषा के तौर पर आज़ादी के बाद अपनाई गई। हम धन्यवाद करना चाहेंगे प्रोफेसर करण सिंह इकबाल साहब का भी, जिन्होंने ये बताया कि यदि अगर देश की भाषा के लिए एक लिपि होती तो उर्दू और हिंदी दो जुबान ना होकर के एक जबान होती, और देश की राजभाषा जो हिंदी है, जिन्होंने बताया कि हिंदी और उर्दू में लेखन प्रक्रिया को साहित्यकारों द्वारा और कवि द्वारा होती। हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे हमारे हरदिल अजीज OSD 2 सिद्दीकी
मोहम्मद महमूद साहब का, जो हमेशा अपने वक्तव्य में ऊर्जा प्रोत्साहित कर देते हैं, ऊर्जा का संचालन कर देते हैं अपने श्रोताओं के बीच में, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये कविता अपने आप में दर्शाती कि हाँ, कि हम लगातार प्रयास करते रहें तो हम जरूर कामयाब हों। हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे डॉक्टर शाहीन अल्ताफ शेख मैडम का, जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सभी शिक्षकगण और विद्यार्थियों को उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित किया। और तकरीबन 3 घंटे हमें यहाँ हो गए और हमारी सारी कुर्सियाँ भरी हुई हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग हिंदी दिवस पर किस तरह से हिंदी को समझने जानने के लिए प्रोत्साहित हैं। हम धन्यवाद करना चाहेंगे विश्वविद्यालय की हिंदी भाषा अधिकारी डॉक्टर शगुफ्ता परवीन मैडम का भी, जिन्होंने यहाँ आकर अपने हिंदी प्रेम और हिंदी भाषा अधिकारी के दायित्व को बखूबी निभाया। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत कम समय में अच्छी तरह से करने का पूरा संकल्प किया और हम इसको कर पाए। हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी शिक्षक गणों का, जिन्होंने अंत तक हमारा मनोबल बढ़ाए रखा कि हम इस कार्यक्रम को संपूर्ण कर सकें। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विभाग में सपनों को लेकर आए सभी छात्र छात्राओं का, जो अपने भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करके यहाँ दाखिला लिए हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अंत तक बहुत अच्छे से सुना। अंत में मैं एक कवि की चंद पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। जन जन की भाषा हिंदी, देश का गौरव गान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। सभी भाषाओं की बहन है हिंदी, हिंद वतन की शान है। हिंदी से रोशन कविता लेखक का अभिमान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा, हम सबका स्वाभिमान। धन्यवाद। धन्यवाद बगी कुमार जी। विचार लक्ष्य पर रहे, निगाहें जो मुखी रहे, जिधर से शत्रु आ रहा उसी तरफ नजर रहे। स्वतंत्रता का युद्ध है, स्वतंत्र होके गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, उसी के गीत गाए जा। अजीत तलबा, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे, लेकिन राष्ट्रगान पे खड़े होने से पहले हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी की तरफ से मैं हिंदी का एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। राष्ट्र कवि राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति हो आत्मबलि पर निर्भर। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति हो आत्मबलि पर निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निरसावर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय